गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। अक्सर इंसान को तभी समझ में आता है जब जिंदगी उसको ठोकर मारती है और तभी हमें सफलता मिलती है। तो हमें ठोकर का वेट नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए और निरंतर प्रयास लगे रहना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर हासिल लगेगी होगी। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 4 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर विल बी द वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी बी इम्प्लीमेंटेड? हाल ही में एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू हुआ है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जिले में वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी को लागू किया गया है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये किया जा रहा है कि जो मणिपुर में अभी विवाद छिड़ा हुआ था कुकी और मैती समुदाय के बीच में, जिन्होंने आप लोगों ने सभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच में समुदाय छिड़ा हुआ था, विवाद छिड़ा हुआ था कुकी और मैती समुदाय के बीच। इसमें मणिपुर गवर्नमेंट ने शांति बैठाने के लिए वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी को अपनाया गया है। इस पॉलिसी के तहत ये होगा कि जो जाति में हिंसा प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिए अपने प्रयास के तहत सुरक्षा बल द्वारा बेहतर समन्वय और संचालन के लिए एक जिला एक बल व्यवस्था अपनाएगी और यहाँ पे शांति को क्रिएट करेगी। तो हम जानते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन फोर्स पॉलिसी क्या है। तो किसी विशेष जिले की देखभाल के लिए एक ही बल को पूरा जिम्मेदारी दे दिया जाता है, ताकि सारा जवाबदेही उन्हीं को सुनिश्चित करना होगा, जिससे ये आसान होगा और हमें मदद मिलेगी कि उनके ऊपर सारा डिपेंडेंट रहेंगे, ताकि वो सारे लोग अच्छे से काम कर सके और जहाँ पे विवाद छिड़ा हुआ है उस विवाद को शांत करने में मदद करेंगे। किसी विशेष जिले में होने वाली हर चीज के लिए ये बल ही जिम्मेदार होगा। जो फोर्स को लाया गया है वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ये सारा फोर्स हैंडल करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए, और ये फोर्स ही जिम्मेदार होंगे उस स्टेट के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड यागोन 3304 स्पाई सैटेलाइट? हाल ही में किसने जासूसी उपग्रह यागोन 3304 लॉन्च किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ही ऐसा क्या करता है जो लॉन्च किए हैं एक स्पाई सैटेलाइट को जासूसी करने के लिए। चीन ने गोबी रेगिस्तान में स्थित ज्यूकवॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर एक और नया टोही उपग्रह याओगन 4 लॉन्च किया है। याओगन उपग्रह सामान्य तौर पर वर्गीकृत चीनी रिमोट सेंसिंग उपग्रह है, जिनके बारे में पश्चिम पर्यवेक्षकों के मानना है कि यह सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, यानी मिलिट्री पर्पस के लिए इसका यूज किया जाएगा। स्पाई सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चाइना के द्वारा। उसका नाम क्या है? याओगान 3304। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को इनॉग्रेट किया जा रहा है। शहरी विकास और राज्य नगर पालिका प्रशासन मंत्री केटी रामाराव ने हैदराबाद तेलंगाना में देश के पहले और दुनिया के दूसरे सौर छत साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया है। इसमें 10,000 से अधिक सदस्यों वाली साइकिलिंग समुदाय हैदराबाद साइकिलिंग रिवॉल्यूशन HCR के अनुसार ट्रैक के 5 पहुंच बिंदु होंगे: नरसिंगी, कोल्लूर, TSPA, वटी नगुलोपाई, नगुलपल्ली एंड नाना करमगुआ। ये सारे जगह होंगे जहाँ पे वो 5 एक्सेस पॉइंट होंगे जहाँ से आप साइकिलिंग कर सकते हैं। किसके द्वारा किया गया है? तो हैदराबाद के द्वारा। एक सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, ठीक है। हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट और स्टेट म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है, मिनिस्टर केटी रामाराव, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। कंट्री का ये पहला, हमारे देश का पहला और पूरे विश्व का ये दूसरा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, जो हैदराबाद के तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नोबेल प्राइज आ गया है, तो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 में किसको दिया गया है? तो ये है 2 शख्स जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। उनका नाम है, एक का नाम कैटलीन कैरिको है और दूसरा का नाम ड्रू विश्मा है, ड्रू विश्मा। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2 अक्टूबर 2023 को घोषणा की कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 को नोबेल पुरस्कार हंगरी के कैटलीन कैरिको और USA के ड्रू विशमैन को दिया जाएगा।
तो 2 लोग को दिया गया है, नामांकित किया गया है। उनका नाम क्या है? कैटलीन कैरिको कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो हंगरी से। यूएसए के ड्रू विशमैन कहाँ से बिलोंग करता है? यूएसए से करते हैं। ठीक है, इनको किस चीज का नोबेल प्राइज दिया जाएगा? नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में। इन्होंने क्या योगदान किया था हमारे इंडिया के लिए? तो देखिए, कैटलीन कैरिको और ड्रू विशमैन ने न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज की, जिससे कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA, जिसको हम लोग मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, M से मैसेंजर, R से राइबो, N से न्यूक्लिक और A से एसिड, यानी यहाँ से उन्होंने पता किया है कोविड-19 के बारे में और उनका टीके का विकास संभव हो सके, इन पे ये लोग वर्क कर रहे थे और इन्हीं के लिए इन्हें सम्मानित किया जाएगा फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट को जारी किया गया है। इसमें क्या है कि एल्डरली लोग, जो बूढ़े लोग हैं, उनको केयर किया जाएगा हमारे भारत में, और ये अनवील किया जा रहा है क्रिटिकल इंसाइट इनटू, यही दादीमा है जिनको इंडियन एजिंग रिपोर्ट के लिए नामांकित किया गया है। तो चलिए जानते हैं क्या है। यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया में भारत में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के अकॉर्डिंग ये सहयोग से बहुप्रतीक्षित किया गया है कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 का अनावरण किया गया। इसमें यूएनएफपीए ने 1969 में जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष के रूप में काम करना शुरू किया। 1987 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कर दिया गया है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क के अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। सरकार अक्टूबर 2023 में सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और लॉटरी पर कितना प्रतिशत जीएसटी लगाएगी? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 28% जीएसटी लगेगा। किस किस क्षेत्र में? तो बेटिंग के क्षेत्र में, ऑनलाइन गेमिंग जो करते हैं उसमें, हॉर्स रेसिंग में और लॉटरी में। कब से स्टार्ट होगा? ये अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होगा। देखिए, जीएसटी काउंसिल 2023 में जो जीएसटी परिषद की बैठक से कुछ गतिविधियां, जैसे विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ के लिए कराधान परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। इसमें विशेषज्ञों ने कहा कि मंत्रियों के समूह की सिफारिश के आधार पर लिया गया निर्णय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए मौत की घंटी हो सकती है। जो लोग इस पे बेटिंग करके काफी पैसा कमाते थे, अब उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बजी है, क्योंकि उन्हें 28% टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उन्हें बहुत घाटे का नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। भारत में पहली बार पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी कहाँ करेगा? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 की मेजबानी किया जाएगा। तो ये है, देखिए, पाटा एक ट्रैवल मार्ट है 2023 का, जो 4 से 6 अक्टूबर को प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होगा। तो ये जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है। ये एक वैश्विक केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत 4 से 6 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन या ट्रैवल मार्ट के 46वें संस्करण की मेजबानी करेगा, जिसमें कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हो गया है। ठीक, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, जिसे पाटा के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक में है, जिसकी स्थापना उसने 1951 में की गई है। यह एक प्रसिद्ध गैर लाभकारी एसोसिएशन है, जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में यात्रा और पर्यटन के जिम्मेदार विकास के उत्प्रेरक के रूप में अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किया जा रहा है। तो पाटा क्या है? तो ये पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन है, जो बैंकॉक में हेडक्वार्टर है, और 1901 में इसका स्थापना किया गया था। तो ये इसका होस्ट कहाँ होगा? इसका 46 एडिशन है। होस्ट हमारे नई दिल्ली में होंगे, भारत के नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सैन्य उपग्रह नूर 3 को लॉन्च किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान ने हाल ही में अभी नूर 3 को लॉन्च किया है। अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि ईरान ने इमेजिंग उपग्रह नूर 3 को पृथ्वी की सतह से 450 किलोमीटर 280 मील ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, और ये सफलतापूर्वक वहां इन कर गए हैं ऑर्बिट में। नूर 3 के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये एक इमेजिंग सैटेलाइट है। रॉयटर्स के मुताबिक नूर 3 एक इमेजिंग सैटेलाइट है। अंतरिक्ष यान के 2 पूर्ववर्ती नूर 1 और नूर 2 क्रमशः अप्रैल 2020 और मार्च 2022 में लॉन्च किया गया था।
लेकिन कास्ट रॉकेट के जरिए भी लॉन्च किए गए हैं। इसे जो लॉन्च किया गया है वो कास्ट रॉकेट के जरिए भी लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। एशिया खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर स्टेपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जो अभी एशियन गेम कौन सा एडिशन है? 19th गेम है। कहाँ हो रहा है? तो चाइना के होंगजाओ में हो रहे हैं। अब तक मेडल, गोल्ड मेडल क्या मिले हैं पिछले करंट अफेयर्स में मैंने आपको कवर किया है। इसमें 3000 मीटर में स्टीपल चेस में स्वर्ण पदक किसे मिला है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अविनाश मुकुंद साबले। अविनाश मुकुंद साबले को 3000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड मेडल मिला है। एशिया गेम्स में जो अभी 19th एडिशन हो रहे हैं चाइना के होंगजाओ में हो रहे हैं। चाइना के होंगजाओ में ये है अविनाश साबले, जिसे गोल्ड मेडल मिला है। किसमें? तो 3000 मीटर स्टेपल चेज में। देखिए, भारत के अविनाश साबले ने होंगजू एशिया खेलों में पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 8 घंटा 19 मिनट 50 सेकंड के समय के साथ शीर्ष सम्मान हासिल किया और इस दौरान खेलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश को हराकर साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इंडिया वॉन द साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री? तो पाकिस्तान को हराकर भारत ने अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। देखिए, ये है हमारे इंडिया के टीम जो साफ में पार्टिसिपेट किए थे और इनका अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर ये जीत चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान की टीम नेपाल के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में होने वाली दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ, जिसे साफ का नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, अंडर 19 चैंपियनशिप फाइनल में भारत से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था और अंततः पाकिस्तान को हार मिला है। वो कितना भी कुछ कर ले, वो इंडिया से हार ही जाएगा। इसलिए उसे अपने बारे में सोचना चाहिए और अपना ग्रोथ करे, ना कि किसी दूसरे को तंग करे। अगर इंडिया को तंग करेगा तो उसे मुंह के बल खाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। इंडिया हमेशा आगे था और हमेशा आगे रहेगा। तो हम अपने रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। 3 अक्टूबर 2023 के सारे रिवीजन बैच को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाला विश्व की पहली क्रिकेट टीम नेपाल बनी है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया है? तो 106वां संवैधानिक संशोधन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 4। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में KN सांग जी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में यूनेपा की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक एल्डरली की जनसंख्या 20% तक बढ़ जाएगी? तुम्हारा प्यारा भारत में हर चीज में आगे है। क्वेश्चन नंबर 7 में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। विच कार कंपनी हैज डिसाइडेड टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ डीजल कार बाय 2024? किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कार का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा वॉल्वो। वॉल्वो कार कंपनी ने डीजल प्रोडक्शन कार को बंद करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 9। 19वें एशिया खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? आदिति अशोक गोल्फर बनी है। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल उन्हें मिला है। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट किस शहर में चौथा राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव 2023 आयोजित करेगा? हमारा राइट आंसर जाएगा देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करेंगे 4th नेशनल EMRS कल्चरल, लिटरेरी एंड कला उत्सव। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। आपको बताना है कमेंट्स में ऑरेंज प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। किस क्षेत्र में ऑरेंज प्राइज को सम्मानित किया जाता है? ऑरेंज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और डेली PDF को प्रोवाइड करने के लिए डेली PDF प्रोवाइड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हो जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे।
जय हिंद, जय भारत।